अस्सलामुअलैकुम क्लास, होप यू ऑल आर फाइन। बच्चे, हमने अपने कल के लेक्चर में बहुत डिटेल के साथ देखा कि रिग्रेशन क्या होती है, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होते हैं, रिग्रेशन कोएफिशिएंट क्या होता है, उसकी इंटरप्रिटेशन क्या होती है। तो काफ़ी डिटेल से हमने इस कॉन्सेप्ट को पढ़ा था और इसके साथ बेटा हमने इसके न्यूमेरिक क्वेश्चंस भी किए थे और एक और हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ रिग्रेशन का और या स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टीमेट का कॉन्सेप्ट भी हमने पढ़ा था। जिस तरह स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टीमेट का हमारे पास कॉन्सेप्ट है, इसी तरह एक छोटा सा और कॉन्सेप्ट रिग्रेशन में बहुत हमारे लिए मैटर करता है कि जहां हम स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टीमेट में ये चेक कर रहे हैं कि जो एक्चुअल लाइन थी और जो आपने एस्टीमेट की है उसमें डिस्पर्शन कितनी है, कितना डिफरेंस आ रहा है, कितना रेजिडुअल है। शायद रेजिडुअल के वर्ड से आप लोग फेमिलियर हो। अगर आपको याद हो तो हम लोअर स्टैंडर्ड्स में प्रैक्टिकल किया करते थे फिल्टर पेपर के ऊपर। हम कुछ सॉल्ट्स जब वो करते थे और हम कहते थे कि जो बच जाता है पेपर के ऊपर वो क्या कहलाता है, रेजिडुअल कहलाता है। तो रेजिडुअल जो चीज़ बच जाती है मीन्स अब बचती कौन सी चीज़ है, जो चीज़ आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे। तो हमने कल बेटा बड़ा था कि जब यूजुअली ये नहीं होता कि सारा डाटा जो आपने लाइन फिट की है वो इस इक्वेशन फिट की है वो लाइन के ऊपर ही सारा डाटा फॉल करे, बल्कि स्कैटर्डनेस भी आती है, लाइन के इर्द क्लस्टरिंग होती है। और हम स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ रिग्रेशन में यही चेक कर रहे होते हैं कि जो हमने लाइन एस्टिमेट की है या फिट की है वो एक्चुअल लाइन से कितना फार अवे है। तो उसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एस्टीमेट फाइंड करते हैं कि जो एक्चुअल और एस्टिमेटेड में फ़र्क है। लेकिन ये जानने के लिए कि जो वेरिएबल मींस एक डिपेंडेंट वेरिएबल है उसके साथ जो आपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स लिए हैं कि जिन फैक्टर्स पे वो डिपेंड कर रहा है वेरिएबल, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के कितने पार्ट को एक्सप्लेन कर रहे हैं या कितनी वेरिएशन को एक्सप्लेन कर रहे हैं। इसके लिए हम बेटा कल वाली ही एग्जाम्पल को अगर हम ले लें, आपके स्टूडेंट्स जो मैंने स्कोर्स कहे थे कि आप जितने स्कोर्स गेन करते हो किसी भी कोर्स में वो मैंने कहा था डिपेंड करता है डिफरेंट फैक्टर्स पे। उसमें स्टडी आवर्स भी थे, स्टडी आवर्स थे, आपका स्लीपिंग आवर्स और आपकी जो है वो वर्कआउट हैबिट्स, कुछ इस तरह से हम डिफरेंट फैक्टर्स को पकड़ रहे थे। अब अगर टू वेरिएबल या सिंपल रिग्रेशन में अब हैं तो उसमें ऑब्वियसली हम एक डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ जस्ट वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल ले सकते हैं। तो हमने देखना है कि जो स्टडी आर वाला फैक्टर हमने पकड़ा है वो कितने % वेरिएशन को, जो डिपेंडेंट वेरिएबल की वेरिएशन को एक्सप्लेन कर देता है। इसको अगर मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूं तो मीन्स के आपके स्टडी आवर्स पे जो हम डिपेंडेंस चेक कर रहे हैं आपके स्कोर्स की, तो कितनी डिपेंडेंस है आपके स्कोर्स की स्टडी आवर्स पे। क्या 100% डिपेंडेंस है, क्या 90% डिपेंडेंस है, क्या 80% डिपेंडेंस है, क्या 30% डिपेंडेंस। ये डिपेंडेंस का लेवल चेक करने के लिए कि कितनी वेरिएशन जो आपके स्टडी आवर्स हैं वो एक्सप्लेन कर रहे हैं आपके मार्क्स को, उसको चेक करने के लिए बेटा जो हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं उसे बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। उसके मैं हमेशा आपको स्टूडेंट्स कहती हूँ कि फोकस किया करें टॉपिक के नेम के ऊपर। नेम के अंदर ही बहुत सी चीज़ें छुपी होती हैं। डिटर्मिनेशन, कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन के ऐसा कोएफिशिएंट जो डिटर्मिन कर सके कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल की कितनी वेरिएशन को एक्सप्लेन करने की कैपेसिटी रखता है। इसको थोड़ा सा अगर हम रीड आउट करें तो है द वेरिएबिलिटी अमंग द वैल्यूज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल कॉल्ड द टोटल वेरिएशन, कि जो y के अंदर टोटल वेरिएशन है इज गिवन बाय कि जो y के अंदर जो टोटल वेरिएशन, ऑब्वियसली हम वेरिएशन, अगर आप वेरिएंस का फार्मूला को माइंड में रखें तो हम वेरिएशन ऐसे ही निकालते हैं ना, जो वैल्यूज होती हैं उसको अपने मीन में से माइनस करके और स्क्वायर और समेशन और डिवाइड भी करते हैं इनसे। तो यहाँ पे एक्चुअली वेरिएशन तो ये वाला पार्ट एक्सप्लेन कर रहा होता है। तो हमने कहा दिस इज कंपोज्ड ऑफ 2 पार्ट्स। ये जो टोटल वेरिएशन है ये 2 पार्ट्स पे कंपोज ऑफ है। कौन सा जी? फर्स्ट वन इज दैट विच इज एक्सप्लेन्ड बाय या एसोसिएटेड विद द रिग्रेशन लाइन। एक वो जो रिग्रेशन लाइन एक्सप्लेन कर देती है या एक वो जिसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्सप्लेन कर देता है। इसने इंडिपेंडेंट वेरिएबल की बजाय एक ज़्यादा सूटेबल वर्ड यूज़ किया, दैट इज रिग्रेशन लाइन। जब आपने एक इक्वेशन फिट कर दी है
तो आपने देखना है कि वो इक्वेशन फिट होने के बाद इस लाइन को कितना अच्छा एक्सप्लेन कर रही है। तो आप डिफरेंस टोटल वेरिएशन है y माइनस वाई बार, तो जो रिग्रेशन लाइन की वेरिएशन है वो जो एक्सप्लेन्ड वेरिएशन है जो आपने कर दी है वो कैसे आएगी, y हैट माइनस वाई बार का स्क्वायर और साथ में समेशन। और एक अब वो भी पार्ट होगा जो रिग्रेशन लाइन एक्सप्लेन नहीं कर सकेगी। वो कौन सा पार्ट होगा, जैसे बार बार मैं वो एग्जांपल को कोट कर रही हूँ कि आपके स्कोर्स डिपेंड कर रहे हैं एक से ज़्यादा फैक्टर पे, स्टडी आवर्स पे, आपकी स्लीपिंग आवर्स पे, आपके वर्कआउट आवर्स पे, डिफरेंट चीज़ों पर डिपेंड कर रहे हैं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ एक जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर था हमने सिर्फ उसको उठा के उस पर रिग्रेशन लाइन फिट कर दी है। तो वो जो 2, 3, 4 फैक्टर्स हमने स्किप कर दिए हैं जिसको हमने उस टाइम पे स्टडी नहीं किया, तो रिग्रेशन लाइन वो वाली वेरिएशन को एक्सप्लेन नहीं कर सकेगी क्योंकि हमने वो फैक्टर्स को उस स्टडी का हिस्सा ही नहीं बनाया। तो एक पार्ट वो होगा जो रिग्रेशन लाइन वेरिएशन को एक्सप्लेन कर देगी और दूसरा पार्ट होगा दैट विच द रिग्रेशन लाइन फेल्स टू एक्सप्लेन, जिसको वो एक्सप्लेन नहीं करेगी। और क्यों नहीं कर सकेगी, क्योंकि आपने उसे अपनी स्टडी का उन फैक्टर्स को पार्ट ही नहीं बनाया। और समटाइम्स अगर मल्टीपल रिग्रेशन जब बेटा मैं स्टार्ट करवाऊंगी उसमें हम डिस्कस करेंगे, समटाइम हम कोशिश करते हैं कि जितने भी पॉसिबल वेरिएबल्स हैं कोशिश करते हैं सबको भी डाल दें, फिर भी कोई ना कोई वेरिएबल जो है वो हमसे रह जाता है। दैट्स वाई एरर कंपोनेंट और रेसिडुअल का कॉन्सेप्ट है हमारे पास। अच्छा जी, अब ये तो समझ आ गई कि एक टोटल वेरिएशन होती है, टोटल वेरिएशन डिपेंडेंट वेरिएबल की है, उसमें से एक हिस्सा रिग्रेशन लाइन एक्सप्लेन कर देगी जिसको इससे डिनोट करते हैं, और एक वो हिस्सा y माइनस वाई हैड, ये है एक्चुअली रेसिडुअल, मीन एक्चुअल लाइन y थी, हमने एस्टिमेट किया y हैड, इसको अगर आप स्क्वायर करो और समेशन करें तो ये रेसिडुअल है। ठीक है जी, इसको हम रेसिडुअल बोलते हैं या एरर कंपोनेंट भी बोलते हैं। तो ये वो हिस्सा है जो रिग्रेशन लाइन एक्सप्लेन नहीं कर सकेगी। मींस आप देखें तो टोटल वेरिएशन को हम डिवाइड करें 2 पार्ट्स में, दैट इज वन इज कॉल्ड अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन एंड अदर इज कॉल्ड एक्सप्लेन्ड वेरिएशन। टोटल वेरिएशन को आप शो करते हैं जी समेशन y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर। अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन वो होगी जो रेसिडुअल होगा, जिसे हम कहते हैं y माइनस वाई हैड का स्क्वायर और साथ में समेशन। और जो एक्सप्लेन्ड पार्ट है दैट इज इक्वल टू समेशन y हैड माइनस वाई बार का होल स्क्वायर। इस फिगर में भी बेटा ये शो किया है कि अगर ये आपकी एक्चुअल वाई आई की लाइन, ये जो सीधी लाइन जा रही है ये वाई आई की लाइन है और ये आपकी ऑन एवरेज लाइन है, और ये जो लाइन ड्रॉ की है ये आपकी एस्टिमेटेड लाइन है, दैट इज वाई हैड a प्लस बी एक्स। तो ये बताना चाह रहा है कि जो यहाँ ये वाई हैड वाली लाइन है और ये वाई बार की लाइन है, तो जो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिफरेंस होगा वो वाई हैड माइनस वाई बार होगा, और जो इस लाइन से यहाँ एस्टिमेटेड लाइन से लेकर ऊपर तक का डिफरेंस है ये वाई आई माइनस वाई हैड है। और अगर इस वाई आई पॉइंट से लेकर यहाँ तक का डिफरेंस निकालें तो वो क्या है, वाई आई माइनस वाई बार। अगर किसी को फिगर नहीं भी इतनी समझ आ रही तो कोई बात नहीं है, इसमें पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आपको इधर से मेरे ख्याल में अच्छा कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा कि एक हिस्सा वो होता है जो टोटल वेरिएशन का जो रिग्रेशन लाइन एक्सप्लेन कर देती है, और एक हिस्सा वो होता है जो एक्सप्लेन नहीं हो पाता। इन दोनों वेरिएशंस को मिला के आपकी टोटल वेरिएशन बनती है। द कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन विच मेजर्स द प्रोपोर्शन ऑफ वेरिएबिलिटी इन द वैल्यूज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल y explained by its linear relationship with the independent variable। मीन्स ये थोड़े टेक्निकल वर्ड्स जो मैंने अभी आपको ज़रा सिंपल फॉर्म में बताए थे, अगर डेफिनेशन की फॉर्म में इसको उन्होंने कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन को कैसे एक्सप्लेन किया है कि कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन वो है जो मेजर करता है प्रोपोर्शन ऑफ वेरिएबिलिटी, डिपेंडेंट वेरिएबल में जो वेरिएबिलिटी की प्रोपोर्शन को मेजर करता है। किसकी हेल्प से मेजर करता है, अपना विद इट्स लीनियर रिलेशनशिप विद द इंडिपेंडेंट वेरिएबल कि y और x के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो हम देखते हैं कि ये रिलेशनशिप कितनी प्रोपोर्शन ऑफ वेरिएबिलिटी को एक्सप्लेन कर रहा है वो, और सेकेंडली कितनी वेरिएबिलिटी को वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। इसको मेजर करने के लिए जो चीज़ हम मेजर करते हैं उसे बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। बाय इट्स लीनियर रिलेशनशिप विद द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड इज डिफाइंड बाय द रेशियो। इसका फार्मूला अब हम देख लेते हैं। इसका फार्मूला इसको थोड़ा कंटिन्यू अगर हम करें जी, एक्सप्लेन बाय इट्स लीनियर रिलेशनशिप विद इंडिपेंडेंट वेरिएबल x इज डिफाइंड बाय द रेशियो। रेशियो है जी ये दो चीज़ों का, रेशियो ऑफ द एक्सप्लेन्ड वेरिएशन टू द टोटल वेरिएशन। हमने कहा है कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन आप फाइंड कर सकते हैं कि आप कह दें
एक्सप्लेन वेरिएशन ओवर टोटल। प्रोपोर्शन या परसेंटेज ऐसे ही निकालते हैं ना कि आप कहें कि जितना हिस्सा आपने एक्सप्लेन कर लिया है डिवाइडेड बाय टोटल वेरिएशन आप कर दें, तो वो प्रोपोर्शन अगर हम इसे 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये परसेंटेज में भी कन्वर्ट हो जाएगा ना। तो इट मीन्स कि आप ये देखना चाह रहे हो कि जितना हिस्सा एक्सप्लेन हो गया है वो इक्वल होगा कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन का, कि इतना हिस्सा हम इस वेरिएबल ने, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डिटरमिन करके दे दिया है। वी यूज द सिंबल रो स्क्वायर, RHO इसकी प्रोनाउंसिएशन है RHO, और सिंबॉलिकली ये थोड़ा सॉर्ट ऑफ P जैसे लिखते हैं, वैसे है थोड़ा सा टिल्टेड फॉर्म में। ये ग्रीक लेटर है जिसको प्रोनाउंस करते हैं रो स्क्वायर, RHO रो स्क्वायर। फॉर द पॉपुलेशन पैरामीटर के लिए आप इसको रो स्क्वायर कहते हैं। और आपको पता है जब भी पॉपुलेशन पैरामीटर होगा उसके साथ उसका अल्टरनेट सैंपल स्टैटिस्टिक जरूर एग्जिस्ट करता है। क्यों एग्जिस्ट करता है? क्योंकि अब आप लोग बहुत अच्छे से जान चुके होंगे कि पॉपुलेशन पैरामीटर्स हमेशा मोस्टली अननोन होते हैं। तो जब वो अननोन होते हैं और हमारे पास पूरी पॉपुलेशन नहीं होती कि हम उनको मेजर कर सकें, तो हम सैंपल की हेल्प लेते हैं। तो सैंपल स्टैटिस्टिक जो मेजर करता है इस पॉपुलेशन पैरामीटर को, जो एस्टिमेट करता है, वो है जी आर स्क्वायर। पॉपुलेशन पैरामीटर को रिप्रेजेंट करते हैं रो स्क्वायर से, और सैंपल का जो एस्टिमेटर है उसको आप शो करते हैं आर स्क्वायर से। फॉर द एस्टिमेट ऑब्टेन फ्रॉम द सैंपल, दस द सैंपल कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन इज गिवन बाय, इसका फार्मूला जो है वो क्या फॉर्म बनेगी, आर स्क्वायर इक्वल्स टू एक्सप्लेन्ड वेरिएशन डिवाइडेड बाय टोटल वेरिएशन। एक्सप्लेन्ड वेरिएशन अभी आपको पीछे बताया था किसकी इक्वल है जी, एक्सप्लेन्ड वेरिएशन है जी इसकी इक्वल समेशन y हैट माइनस y बार का होल स्क्वायर, और टोटल वेरिएशन है समेशन y माइनस y बार का स्क्वायर, ये इसकी इक्वल है जी। इसको अगर हम थोड़ा सा और एक्सप्लेन करें कि ये फॉर्म कैसे बनी है, तो आप इस तरह मैं लिख सकती हूँ एक्सप्लेन्ड वेरिएशन को। एक्सप्लेन्ड वेरिएशन है टोटल माइनस अनएक्सप्लेन्ड। ये मैंने कैसे बनाया, इसको हम इधर से देख लेते हैं। ये देखें, टोटल वेरिएशन है जी अनएक्सप्लेन्ड प्लस एक्सप्लेन्ड। मुझे सिर्फ अगर एक्सप्लेन्ड वेरिएशन निकालनी है तो मैं ऐसे कर सकती हूँ, अनएक्सप्लेन्ड यहाँ पे ऐड हो रहा है, इस इक्वल के साइड पे सब्ट्रैक्ट हो जाए। तो अगर मैं दोनों साइड पे अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन को सब्ट्रैक्ट करूँ तो ये क्या बनेगा, टोटल वेरिएशन माइनस अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन इक्वल्स टू एक्सप्लेन्ड वेरिएशन। तो इस एक्सप्लेन्ड वेरिएशन की जगह ये टोटल वेरिएशन माइनस अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन की टर्म यहाँ पे मैंने लिख दी है, जो आपको यहाँ नजर आ रही है। एक्सप्लेन्ड वेरिएशन की जगह टोटल माइनस अनएक्सप्लेन्ड और ओवर टोटल। अब अगर इसको मैं स्प्लिट करूं, जैसे हमारा एलसीएम का कॉन्सेप्ट होता है कि अगर हम इसको स्प्लिट करें तो टोटल ओवर टोटल 1 हो जाएगा, माइनस अनएक्सप्लेन्ड ओवर टोटल। क्लियर है? तो ये इस तरह से ये फॉर्म बनी है। मैंने ये थ्योरेटिकल लिख के की है, इस तरह आप इस फार्मूले को भी स्प्लिट कर सकते हो, क्योंकि आप समझेंगे ये टोटल ओवर टोटल कैसे कैंसिल हो रहा है। तो जैसे अगर आप इस फार्मूले को स्प्लिट करें समेशन y हैट माइनस y बार का स्क्वायर, तो आप इसको स्प्लिट करके मीन समेशन y हैट माइनस y बार का ये जो है ये किसकी इक्वल होगा, समेशन y माइनस y बार का होल स्क्वायर माइनस समेशन y माइनस y हैट का होल स्क्वायर। जब इसकी वैल्यू को आप यहाँ पे पुट करेंगे और एलसीएम पे डिवाइड करेंगे तो एक 1 बचेगा, 1 माइनस ये चीज आपके पास आ जाएगी, और ये किसकी इक्वल है, 1 माइनस अनएक्सप्लेन्ड ओवर टोटल के। ये टर्म इस बनाने का मकसद क्या है कि इसकी जो कैलकुलेशंस हैं वो ज़्यादा आसान है। ये आपने वेरिएंस निकालते हुए भी टर्म पढ़ी हुई है, समेशन y माइनस y बार का होल स्क्वायर। यह भी जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। और y माइनस y हैट का होल स्क्वायर स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टीमेट में जो ऊपर लाइन न्यूमरेटर में यूज होता है, ये वही चीज़ है, इसको भी आप ओपन इजीली कर सकते हैं। अच्छा, इसका एक ऑल्टरनेट फार्मूला ये वाला बताया हुआ है, लेकिन एक ऑल्टरनेट फार्मूला मैं आपको अभी नेक्स्ट इसी अभी बताऊंगी। वो ऑल्टरनेट फार्मूला आपने यूज़ करना है आर स्क्वायर को फाइंड करने के लिए। या आप ये वाला फार्मूला यूज़ कर सकते हो, या अभी जो मैं एक ऑल्टरनेट फार्मूला बताऊंगी, चलें पहले फार्मूला ही डिस्कस कर लेते हैं। ये एक ऑल्टरनेट फार्मूला है बेटा हमारे पास कि आप आर स्क्वायर इक्वल्स टू एन समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स इंटू समेशन वाई का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाय समेशन वाई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर इंटू समेशन एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। अगर आप कल के लेक्चर में बी का रिग्रेशन कोफिशिएंट देखा हो तो रिग्रेशन कोफिशिएंट के न्यूमरेटर में भी यही चीज़ आती है, सिर्फ यहाँ पे स्क्वायर नहीं होता। रिग्रेशन कोफिशिएंट का न्यूमरेटर यही है, और रिग्रेशन कोफिशिएंट में ये चीज़ सिर्फ डिवाइड में आती है, ये चीज़ नहीं है। इसमें
कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन में दोनों y वेरिएबल का ये पार्ट भी डिवाइड करते हैं और ये दोनों चीजें डिवाइजर में है और न्यूमरेटर उससे मिलता जुलता है, बल्कि बिल्कुल वैसा ही है जो b में है। तो फार्मूला शायद आपको इस तरह से याद करने में आसानी होगी। जब हम आगे कोरिलेशन पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कोरिलेशन इसी का अगर स्क्वायर रूट ले लें फार्मूले का तो वो कोरिलेशन का फार्मूला भी बन जाता है। तो ये अल्टरनेट फार्मूला जो है हम यूज करेंगे। इसकी हम कुछ इंटरप्रिटेशंस भी देखते हैं। हर चीज़ की कुछ ना कुछ बेटा इंटरप्रिटेशन होती है। हमने ये तो अभी बता दी जस्ट फार्मूला की, लेकिन हमें ये इंटरप्रेट करना है कि आर की जो वैल्यूज आ रही हैं उससे हमें बताना है कि कितने परसेंट वेरिएबिलिटी एक्सप्लेन हुई है और कितने परसेंट एक्सप्लेन नहीं हुई। तो अगर हम देखें व्हेन ऑल द ऑब्जर्व्ड वैल्यूज फॉल ऑन द रिग्रेशन लाइन, फॉर एग्जांपल सारी की सारी वैल्यूज जो हैं वो रिग्रेशन लाइन के ऊपर ही फॉल कर गई हैं, तो फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि आप इट मीन्स y है एक्चुअल और y हैट है एस्टिमेटेड। इट मीन्स एक्चुअल और एस्टिमेटेड दोनों इक्वल हो गई। अगर y माइनस y हैट इक्वल हो जाए और अगर आप इसमें पुट करें, अगर इसमें ये देखें इस फार्मूला में अगर y को y हैट पुट कर दूं या y हैट को y पुट कर दूं, एक ही बात है। ये दोनों अगर इक्वल हैं, इसमें से किसी एक में भी चेंज कर दें, अगर मैं नीचे वाले को y हैट कर देती हूँ एज वी से दैट कि ये दोनों इक्वल हैं, अगर तमाम वैल्यूज रिग्रेशन लाइन पे फॉल करें तो ये क्या होगा, ये दोनों टर्म सेम बन जाएंगी और ये कैंसल आउट होके आंसर क्या आएगा आपके पास 1। ये दोनों टर्म कब सेम बनेंगी, व्हेन ऑल द ऑब्जर्व्ड वैल्यूज फॉल ऑन द रिग्रेशन लाइन देन y इक्वल्स टू y हैट और ये बनेगा 1। ये दोनों चीजें सेम होनी, हेंस r स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ठीक हो गया। और अगर व्हेन द ऑब्जर्व्ड वैल्यूज आर सच दैट y हैट इक्वल्स टू y बार, अगर y हैट y बार के इक्वल हो जाता है, यहाँ पे देखें अगर y हैट y बार के इक्वल हो जाता है तो y बार माइनस y बार 0 हो जाएगा और 0 ओवर समथिंग आंसर 0 आएगा। हेंस r स्क्वायर इक्वल्स टू 0। दिस शोज दैट कि आपका जो r स्क्वायर है उसकी रेंज हमेशा 0 से 1 के दरमियान होगी। 0 लेस देन इक्वल टू r स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1 मीन्स r स्क्वायर की वैल्यू 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है या इसके इन बिटवीन हो सकती है। ना इसकी वैल्यू नेगेटिव हो सकती है ना 1 से ग्रेटर हो सकती है। ये एक बहुत बड़ा चेक पॉइंट है जिससे स्टूडेंट्स चेक कर सकते हैं कि जो उन्होंने फाइंड आउट किया है। फॉर एग्जांपल आप r स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं और आपका आंसर आ जाता है जी 1.23, तो आपको फौरन क्लिक कर जाना चाहिए कि आपने कैलकुलेशन करते वक्त कुछ गलती की है, क्योंकि r स्क्वायर की वैल्यू 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती। या अगर आपकी r स्क्वायर की वैल्यू नेगेटिव आ सकती है तो आपको फौरन क्लिक करना चाहिए कि r स्क्वायर की वैल्यू नेगेटिव भी नहीं हो सकती। इट मीन्स यू मेड सम मिस्टेक ड्यूरिंग द कैलकुलेशन एंड यू हैव टू रीचेक दैट कैलकुलेशंस। अभी हमने सिर्फ रेंज देखी है। ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स आपको पता होने चाहिए। क्विज़ेस में इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाते हैं। अच्छा जी, आपको रेंज पता चल गई 0 से 1। अब 0 से 1 की इंटरप्रिटेशन क्या है? फिर वही बात कि मैथमेटिक्स का रोल अगर होता तो यहाँ पे ख़त्म हो जाता कि आपने फार्मूला सीख लिया, आपने उसकी रेंज देख ली, वैल्यूज़ निकालनी कैसे ये देख लिया, बट उसकी इंटरप्रिटेशन क्या है, स्टैटिस्टिक्स का रोल यहाँ से स्टार्ट होता है। इसकी इंटरप्रिटेशन ये है कि वैल्यू ऑफ r स्क्वायर, अगर r स्क्वायर की वैल्यू एग्जैक्टली 1 हो जाए, जो प्रैक्टिकली ना ये कभी 0 होगी और ना ये प्रैक्टिकली कभी 1 होगी, बट आइडियल सिचुएशन कि अगर ये r स्क्वायर इक्वल्स टू 1 होगा तो इसका मतलब क्या होगा, सिग्निफाइज दैट इसका जब भी बेटा आंसर r स्क्वायर का आप निकालेंगे उसको हमेशा 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज की फॉर्म में हम आंसर को डिस्कस करेंगे। अच्छा, इफ r स्क्वायर इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाई अगर हम 100 करें, सिग्निफाइज दैट 100% of the variability in the dependent variable is associated with the regression equation। Means अगर मैं सिंपल वर्ड में कहूँ तो जो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल था उसने 100% वेरिएबिलिटी एक्सप्लेन कर दी है डिपेंडेंट वेरिएबल्स की। मीन्स कि आप अगर मैं कह दूं कि जो आपके स्टडी आवर्स हैं आपके स्कोर्स 100% सिर्फ डिपेंड ही उस पर करते हैं, तो फिर क्या होगा, जब हम एक r स्क्वायर निकालेंगे तो उसकी वैल्यू 1 आएगी और हम कह देंगे कि आपके स्टडी आवर्स ही सिर्फ ये चीज़ स्टडी आवर्स से ही हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके स्कोर्स कितने होंगे आइडियली। प्रैक्टिकली ऑब्वियसली ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि और भी बहुत से फैक्टर्स जो हैं वो रोल प्ले करते हैं, बट जस्ट इंटरप्रिटेशन समझाने के लिए ये एग्जाम्पल दे रही हूँ। और इज एसोसिएटेड विद द रिग्रेशन इक्वेशन के रिग्रेशन इक्वेशन ने एक्सप्लेन कर दी, एक्चुअली मीन्स के इंडिपेंडेंट वेरिएबल ने एक्सप्लेन कर दी। और व्हेन r स्क्वायर इक्वल्स टू 0, जब 0 होगा तो इट मीन्स दैट नन ऑफ द वेरिएबिलिटी इन द डिपेंडेंट वेरिएबल इज
एक्सप्लेन्ड बाय एक्स वेरिएबल या इंडिपेंडेंट वेरिएबल या इज एक्सप्लेन्ड बाय रिग्रेशन इक्वेशन। ये मैं तीन अलग टर्म्स इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि किसी बुक में आपको किस तरह की टर्म मिलेगी, किसी बुक में कैसी, तो आपको फेमिलियर होना चाहिए कि हम कह रहे हैं कि इट मीन्स दैट नन ऑफ द वेरिएबिलिटी इन द डिपेंडेंट वेरिएबल इज एक्सप्लेन्ड बाय, इसको एक्स वेरिएबल क्योंकि एक्स से डिनोट करते हैं, या इसे कहेंगे इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, या फिर आप इसको और क्या कह सकते हो, इज नॉट एक्सप्लेन्ड बाय रिग्रेशन इक्वेशन। कि आर स्क्वायर जीरो का मतलब ये है कि इन दोनों के दरमियान कोई ना रिलेशन ही नहीं था। जो आपने वेरिएबल्स लिए हैं, जिसको आपने अपनी तरफ से डिपेंडेंट वेरिएबल एक लिया है और आपने कहा कि ये फलां फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है, जैसे मैं कह दूं आपके स्कोर्स जो हैं वो टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहे हैं, तो बिल्कुल टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं कर रहे थे, तो वो आर स्क्वायर की वैल्यू अगर डिपेंडेंस जीरो, बिल्कुल भी उस पर कोई डिपेंडेंस नहीं है, तो आर स्क्वायर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। इट मीन्स कि आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल ने डिपेंडेंट वेरिएबल की वेरिएबिलिटी को बिल्कुल भी एक्सप्लेन नहीं किया। अच्छा, ये तो आइडियल सिचुएशन है कि अगर वन आंसर आ जाए जो जीरो आ जाए और जो प्रैक्टिकली नहीं आता। अगर हमारा इसके अलावा कोई जीरो से वन के दरमियान इन बिटवीन आंसर आता है तो उसकी इंटरप्रिटेशन बेटा हमारे पास क्या होगी, उसकी इंटरप्रिटेशन ये होगी कि अ वैल्यू ऑफ आर स्क्वायर इक्वल्स टू 0.93। अगर फॉर एग्जाम्पल लेट्स से हमारा आंसर 0.93 आया है तो इंडिकेट्स दैट 93% of the variability in y means in dependent variable या in response variable is explained by its linear relationship with the independent variable x। कि आप कह रहे हो अगर फॉर एग्जाम्पल 0.93 आया तो मैंने आपको कहा था इसको 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज की फॉर्म में आपने हमेशा इंटरप्रिटेशन करनी है कि 0.93 का मतलब ये है कि 93% जो वेरिएशन थी डिपेंडेंट वेरिएबल में या वाई में या रिस्पॉन्स वेरिएबल में वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल ने एक्सप्लेन कर दी है। मीन्स 93% आपके जो स्कोर्स हैं वो डिपेंड करते हैं आपके स्टडी आवर्स पे, और जो बाकी 7% बचा है 100 माइनस 93 करेंगे तो 7 बचेगा ना, बाकी 7% ऑफ द वेरिएशन इज ड्यू टू चांस और अदर फैक्टर्स। ड्यू टू चांस और अदर फैक्टर्स का मतलब कि वो फैक्टर्स जिनको फिलहाल हम स्टडी नहीं कर सके, बाकी की वेरिएशन उस वजह से है, और जो 93% वेरिएशन थी वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल ने एक्सप्लेन कर दिया। ये इंटरप्रिटेशन समझें आप, जब भी आपसे पूछा जाएगा कि इसको इंटरप्रेट करें तो इन्हीं लाइंस की फॉर्म में, इसी फॉर्म में आपने इंटरप्रिटेशन देनी है। अगर आप पेपर में इंटरप्रिटेशन नहीं देंगे तो उसके मार्क्स आपके डिडक्ट होंगे। आई होप सो कि कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। वो कोफिशिएंट जो ये डिटरमिन करता है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल के कितनी परसेंट वेरिएशन को एक्सप्लेन कर पा रहा है, उसको हम कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन बोलते हैं। उसकी रेंज 0 से 1 तक होती है, और उसकी जो इंटरप्रिटेशन है वो मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कस कर चुकी हूँ। इसके साथ बेटा हम एक एग्जाम्पल छोटी सी डिस्कस कर लेते हैं। वैसे तो मेरे ख्याल में अच्छा मैंने अल्टरनेट फार्मूला जी आपको बता दिया था। ये जो एग्जांपल मैं आपके साथ डिस्कस करने लगी हूँ इसमें मैंने दोनों फार्मूलाज अप्लाई किए हैं ताकि आपको समझ आ जाए, जो आसान लगे, बट मेजर ये फार्मूला जो है ना मोस्टली ये ज़्यादा आसान होता है। अच्छा जी, आपने क्या करना है, आपने ये करना है, ये कुछ डाटा दिया हुआ था एक्स वाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अच्छा, एक चीज़ काइंडली ये जो है ना मुझे उस टाइम इधर से पिक्चर लेते हुए ख्याल नहीं आया कि ये स्मॉल में आपने एक्स वाई नहीं लिखना, ये कैपिटल में होना चाहिए। ये मैं क्यों कह रही हूँ कैपिटल में होना चाहिए, क्योंकि रिग्रेशन में स्मॉल एक्स वाई और कैपिटल एक्स वाई में बहुत बड़ा फ़र्क होता है। क्या फ़र्क होता है ये इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में जब हम मल्टीपल रिग्रेशन पढ़ेंगे तो फिर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि रिग्रेशन पढ़ते वक्त कैपिटल एक्स वाई और स्मॉल एक्स वाई में बहुत फ़र्क होता है। यहाँ पे हर जगह जितना भी ये क्वेश्चन आपको इस पेज पे नज़र आ रहा है हर जगह कैपिटल एक्स वाई लिखना है। अगर कहीं लिखा भी आपको स्मॉल में नज़र आ रहा है तो समझिए मिस्टेकनली लिखा हुआ है, आपने इसको कैपिटल ही कंसिडर करना है, स्मॉल आपने नहीं यूज़ करना। फिर इंडिकेट कर रही हूँ, कुछ स्टूडेंट्स की आदत होती है कि वो कैपिटल में लिखने की बजाय स्मॉल में फ्रीक्वेंट जब लिख रहे होते हैं स्मॉल में लिख देते हैं, लेकिन रिग्रेशन में कैपिटल एक्स वाई और स्मॉल एक्स वाई में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, और ये इसकी एक्सप्लेनेशन आएगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक लेक्चर में। अभी के लिए हम इसको देखते हैं। ये कुछ सम्स, ये ब्लैंक कॉलम से, इनको आप खुद फिल कर सकते हैं। जस्ट मल्टीप्लिकेशन करनी है एक्स वाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर फॉर्म करके सम्स फाइंड कर लिए। तो आर स्क्वायर का फार्मूला हमारे पास यही था, 1 माइनस समेशन वाई माइनस वाई हैड का स्क्वायर ओवर समेशन वाई माइनस वाई बार का स्क्वायर। अब इसकी ऑब्वियसली इसको हमने सिंप्लीफाई करना है, तो इसकी सिंप्लीफिकेशन क्या है,
आप ये उसमें भी देख चुके हैं, स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टीमेट जब आपने निकाला था, समेशन वाई माइनस वाई हैट का होल स्क्वायर इक्वल होता है समेशन वाई स्क्वायर माइनस ए समेशन वाई माइनस बी समेशन एक्स वाई। इसमें जस्ट क्या की हैं, वैल्यूज पुट की हैं और ये इसका आंसर निकाला है, और इसके डिनोमिनेटर क्या है, समेशन वाई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर। ये तो शायद आप वेरिएंस जब आपने पढ़ा होगा तब भी आपका कॉन्सेप्ट होगा, ये इक्वल होता है समेशन वाई स्क्वायर, ये डिनोमिनेटर नहीं है बेटा, यहाँ से कैंसिल है, समेशन वाई स्क्वायर माइनस समेशन वाई का होल स्क्वायर ओवर एन, सिर्फ इसके नीचे एन है। इसमें वैल्यूज पुट करके आर स्क्वायर की वैल्यू निकाली है। एक ये तरीका, ऑल्टरनेट फार्मूला जो मैंने आपको बताया था ये वाला, एक ये फार्मूला यूज किया है, बट रिमेंबर यहाँ हर जगह कैपिटल एक्स वाई आएगा। तो इसमें फार्मूला आपने समेशन एक्स वाई, इसमें हमने ये इसीलिए यहाँ पे वाई स्क्वायर, ये सारे कॉलम ऑलरेडी हमारे पास बने होंगे, जस्ट आपने क्या करना है, इसमें वैल्यूज पुट करनी है तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। यूजुअली स्टूडेंट्स को ये एक फार्मूला वो याद कर लेते हैं। अभी जब मैं आपको कोरिलेशन करवाऊंगी, आप अगर बी का फार्मूला देखें तो उसका न्यूमरेटर भी यही है, जब कोरिलेशन करवाएंगे तो जस्ट स्क्वायर रूट आएगा और आर स्क्वायर। ये तीनों फार्मूला एक दूसरे से इतना ज़्यादा कोरिलेटेड है कि स्टूडेंट्स को आसान रहता है ये फार्मूला याद करना, और बच्चे अक्सर इस फार्मूला की बजाय इसको एक को याद कर लेते हैं, और आप जो भी आपको ईजी लगे आप उसको प्रेफर कर सकते हैं। दोनों से देखिए आंसर हमारे पास 0.95 आया है। इसकी इंटरप्रिटेशन को थोड़ा सा मैं डिस्कस कर दूं बेटा, कि जैसे अभी हमने बताया 0.95 है, तो परसेंटेज में कन्वर्ट करके 95% ऑफ वेरिएशन इन डिपेंडेंट वेरिएबल y is explained by independent variable x and 5% of variation is due to chance और other factors। समझे, ये लाइंस आप ऐसे याद कर लें, बस अपने अकॉर्डिंग आपने जो वैल्यू आएगी उसके मुताबिक आपने यहाँ पे परसेंटेजेस जो हैं वो लिख देनी है। ये है इसकी इंटरप्रिटेशन, और एक क्वेश्चन मैंने आपके साथ शेयर किया। आई होप सो कि ये आपको समझ आ गया होगा। एक असाइनमेंट इसके साथ मैंने आप लोगों के लिए रखी है, और इस असाइनमेंट में मैंने इसके आंसर्स भी मेंशन कर दिए, बस कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन का आंसर मेंशन नहीं किया, वो आप लोग निकाल लीजिएगा। ये मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है और इसमें आपने रिग्रेशन लाइन को भी फिट करना है, स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टीमेट को भी निकालना है और कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन को भी निकालना है। आई होप जब दोनों दिन का लेक्चर आप सुनेंगे तो यू ऑल विल बी केपेबल टू डू दिस असाइनमेंट, और ये असाइनमेंट जो है आपको अगले वीक तक सबमिट करनी होगी। आई होप सो। लेक्चर देखने में स्पैन कल का भी बड़ा 40 मिनट्स का लेक्चर और आज भी मेरे ख्याल में कुछ 30 मिनट्स का लेक्चर है, बट अगर आप देखें तो मैंने टॉपिक बहुत छोटे छोटे डिस्कस किए हैं। हाँ, उसकी एक्सप्लेनेशन ज़्यादा दी है ताकि आप उसको अच्छे से कवर कर सकें। कल भी जो मेजर आपका टॉपिक था वो एक्चुअली स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टीमेट था, बट प्रायर कॉन्सेप्ट बनाने के लिए मैंने रिग्रेशन की कुछ चीज़ों को आपके साथ डिस्कस किया था। इस वीक में ये 2 छोटे छोटे टॉपिक हमने पढ़े हैं, इसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा, असाइनमेंट सॉल्व कीजिएगा, एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू, एंड अल्लाह हाफिज़ फॉर टुडे।